अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ के हवाले से कुछ ख़तरनाक चीज़ें सामने आई हैं, वो आपके सामने रखूँगा। पहले दो ख़बरें आपके साथ शेयर करूँगा कि अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट खैवियर मिलाई ने एक पहली कारनामा अंजाम दिया है। 123 साल में पहली बार अर्जेंटीना का बजट डेफिसिट ख़त्म हो गया, पहली बार। और याद रखें कि ये एक्सट्रीम राइट का खैवियर मिले जब अब अर्जेंटीना में इलेक्शन जीत के अर्जेंटीना संभालता है तो दुनिया कह रही थी कि अर्जेंटीना डेफिसिट ख़त्म नहीं कर सकता, अर्जेंटीना बैंकरप्ट है, अर्जेंटीना में अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब उसने ऐसी रेडिकल चेंजेस लाया है। और ये फ़र्क होता है राइट और लेफ़्ट का। लेफ़्ट आता है मुफ्त में ये देंगे, फ्री में ये देंगे, फ्री में ये देंगे, और लोगों को आलसी बना देता है, डिपेंडेंट बना देता है, और ख़र्चे ऐसे होते हैं शाहाना कि आपको बताया नहीं जा सकता। रूलिंग ओलिगार्की जो होती है ना लेफ़्ट की, वो उनके ऊपर ख़र्चे बहुत होते हैं। राइट वाले अपने कंट्री का बेटर सोचते हैं, और ये साबित किया है खैवियर मिलाई ने अपनी पॉलिसीज़ से। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि हमारी कांग्रेस की प्रियंका गांधी पार्लियामेंट में जा चुकी हैं, उनको लाया गया है क्योंकि एक पप्पू काफ़ी नहीं था तो एक और पप्पू फीमेल वाला चाहिए था। ऐसी ऐसी वो बातें करती हैं कि हमारे बिलावल भुट्टो और उसकी बहन में याद आ जाती है कि वाकई दोनों मुल्कों की ये जो रूलिंग पार्टी बनाई गई थी, मतलब एक तो अंग्रेज़ ने बनाई थी कांग्रेस, तो यहाँ पे आर्मी ने बनाई थी, अयूब खान ने बनाई थी। अयूब खान कौन था ये आपको भी अच्छी तरह पता है कि अमेरिका और इंग्लैंड का एजेंट था। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉनसन को यूं करता था और किस तरह उसको अमेरिका में स्वागत होता था, पब्लिक में इसको लेके घुमाया जाता था। सबको अच्छी तरह पता है कि वो किसका एजेंट था। अंग्रेज़ फ़ौज का, ब्रिटिश इंडियन आर्मी का ये ऑफिसर था और अंग्रेज़ों ने इसको पाला हुआ था। उसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बनाया, पीपल्स पार्टी, और ये दोनों। प्रियंका गांधी उन्नाव गई थी और उन्नाव में जो अरुण वाल्मीकि को जो हुआ था, विक्टिम था, उसको पुरसा देने गई थी उसके घर पे। और कहती हैं कि ये देखें मैं सेक्युलर हूँ, फलान है, ढुमकान है। और क्या था उन्नाव का वाक़या आपको अच्छी तरह पता है। लेकिन कन्हैया लाल बेगुनाह बेचारा एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम्स का शिकार बनता है। उस पे गांधी ख़ानदान, ना राहुल, ना सोनिया, ना प्रियंका, ना इनके एजेंट, इनके जो सबसर्वियंट हैं, शशि थरूर टाइप के लोग, कोई गया तो दूर की बात, एक बयान तक नहीं दिया था। ये बदकिस्मती है कि भारत में ऐसे गिद्ध भी पार्लियामेंट में जाके बैठ जाते हैं। अजीज़ दोस्तों, चलते हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप 2020 के इलेक्शन में उसको किस तरह हराया गया, कैसे सारे एक तरफ हो गए थे, कॉरपोरेट सेक्टर, मीडिया, सब कुछ। 2024 में भी यही चीज़ हुई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सबको पछाड़ के जीत गया इलेक्शन। तो अब सब मुड़ के इसकी तरफ आ रहे हैं। टाइम मैगज़ीन ने पर्सन ऑफ द ईयर डोनाल्ड ट्रंप को डिक्लेयर किया है। ये बड़ी मतलब सोचने वाली बात है कि ये मीडिया वाले अचानक कैसे, इस वक्त सबको पता है कि अब ट्रंप आ रहा है और बहुत रेडिकल टीम लेके आ रहा है। मतलब आप ये देखें ना कि ट्रंप का जो डिफेंस सेक्रेटरी है, उसने एक बार ये खुल के कहा था कि सारे मुसलमानों को मार दो। इतनी ख़तरनाक टीम लेके आ रहा है, तो अब सब इसकी तरफ जा रहे हैं। मीडिया गया, फेसबुक का मालिक जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर बाइडन और डेमोक्रेटिक पार्टी को इलेक्शन फंड में देता रहा है, वो अब कह रहा है कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप की टीम में शामिल होना है और मैं उसके साथ मिल के काम करने को तैयार हूँ। डोनाल्ड ट्रंप के
डोनाल्ड ट्रंप का जो फंड था, इनाग्रल फंड, उसमें मार्क जकरबर्ग ने $1 मिलियन का डोनेशन दिया है। और ये है कि $1 मिलियन का मतलब है कि इसके मेटा कंपनी है जिसमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह हैं, उस पर 5 मिनट की एड का $1 मिलियन है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि $1 मिलियन की क्या हैसियत है। और अब ये डोनाल्ड ट्रंप की गुड बुक्स में आना चाह रहा है, इसलिए भी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अगर आप टिकटॉक को बंद कर देंगे तो फिर फेसबुक और ज़करबर्ग अपना बिजनेस डबल कर देंगे। मैं नहीं चाहता कि फेसबुक, जिसने लास्ट इलेक्शन में चीट किया था, वो प्रॉस्पर करे, वो बड़ी कंपनी बने। वो फेसबुक लोगों का दुश्मन है। अब सबकी बोलती बंद है। एलन मस्क ने कहा है कि मैं साबित कर सकता हूँ कि बहुत जल्द बिल गेट्स बैंकरप्ट हो जाएगा। देखिए, ये दो चेहरे हैं ना, अमेरिकन कॉरपोरेट सेक्टर के बहुत बड़े दलाल हैं। एक तो फुची है, डॉक्टर फुची, जिसने ये वायरस और कोविड और इन सब का ड्रामा रचाया था। पूरी दुनिया में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर के वैक्सीन्स लगवाए, कॉरपोरेट सेक्टर को मजबूत किया, दुनिया को बेवकूफ़ बनाया और ख़तरे में डाला लोगों को। और बिल गेट्स का प्लान था कि मिलियंस ऑफ लोगों को मारा जाए किसी तौर पे। उस पैंडेमिक में लोगों को मारा गया। सुना है कि अमेरिका में ही खाली मिलियंस ऑफ लोग मारे गए थे कोविड के उसमें। बिल गेट्स और ये डॉक्टर फुची की पार्टनरशिप है वैक्सीन और इंटरनेशनल हेल्थ ड्रामा के चक्कर में। डोनाल्ड ट्रंप इन सब चीज़ों को समझता भी है और उसने इनको रोकने का भी अब सोचा है। अब ऐसे में आप ये सोचेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप क्या अमेरिका का दुश्मन है, तो कभी नहीं सोचिएगा। डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा शायद नेशनलिस्ट अमेरिका में कोई नहीं है। देखिए, आपको मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। भारत में जब मुस्लिम इन्वेजन हुआ था तो मुस्लिम आर्मीज आती थी अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया वगैरह से लड़ने के लिए, लेकिन उनसे ज़्यादा कन्वर्जन किसने किया? सूफियों ने, ये मौलवियों ने, जो आते थे बगदाद से और इधर उधर से। अजमेर वाला बाबा आया, ये निज़ामुद्दीन वाला आया, ये सब जो आते थे उन्होंने। तो ये समझ लें कि अमेरिका की जो वार कॉरपोरेट मशीनरी है वो अपना काम कर रही है और डोनाल्ड ट्रंप वो सूफियों वाला काम कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के 4 साल में जो अमेरिका को फ़ायदा होना है और जो मजबूत होना है वो आप सोच भी नहीं सकते। जिस किस्म की वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि असल मसला क्या है, अमेरिका के लॉन्ग स्टैंडिंग मसला क्या है। ये चार्ट आपको नज़र आ रहा है। 2000 में अमेरिका का एक्सपोर्ट जो था ना वो 782 बिलियन था और चाइना का था 249 बिलियन। आज चाइना का 3.3 ट्रिलियन है और अमेरिका का 2.2 ट्रिलियन है। यानी सोच लें कि ये जो एक्सपोर्ट्स हैं, ये जो बिज़नेस है, ये ट्रेडिंग है, इस पे चाइना ने अमेरिका को बहुत पीछे छोड़ दिया है। बाकी सब वही हैं, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ये सब आगे पीछे सेम हैं। तो आप सोचें कि चाइना को अमेरिका सबसे बड़ा ख़तरा समझता है, राइटफुली। अमेरिका की इंपीरियलिज्म का अगर कोई ख़तरा है तो वो चाइना है। और अजीज़ दोस्तों, चाइना की फिर पार्टनरशिप, सच ए ह्यूज मिलिट्री पावर रशिया, एक डेवलपिंग मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर इंडिया, फिर स्मॉल पार्टनर्स लाइक इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, अल्जीरिया, ईरान, ये सब ब्रिक्स में आ गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप चाइना और ब्रिक्स को अपना सबसे बड़ा दुश्मन करता है डिक्लेयर। ब्रिक्स पिछले 3 सालों में हर मीटिंग में हम सुनते थे कि डी डॉलराइजेशन हो गया, चाइना ने अपनी सारी ट्रेडिंग
अमेरिकन डॉलर से हटा दिए, इंडिया ने इतने कंट्रीज़ के साथ अपने रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है, ये वो। डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया सिर्फ, उसने कहा अगर डॉलर को हटाया ब्रिक्स ने और अपनी करेंसी लाए तो हम 100% टैरिफ यानी ड्यूटी लगा देंगे इन कंट्रीज़ की प्रोडक्ट्स के ऊपर। एक बयान आया, सबकी बोलती बंद हो गई। इवन भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने फ़ौरन बयान दे दिया कि नहीं नहीं, कोई भी डॉलर को ख़त्म नहीं कर रहा और कोई नई करेंसी नहीं आ रही ब्रिक्स की, किसी मीटिंग में ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो यह है कि कितना बड़ा खतरा जो समझ रहा है डोनाल्ड ट्रंप। ये अमेरिकन कॉरपोरेट सेक्टर क्या कर रही थी, ये जो डीप स्टेट है, क्वाड बना रही थी, और वो क्या बनाया था, इमारात, इज़राइल, इंडिया और अमेरिका। हाँ, क्या हुआ? ये सब छोटे छोटे अलायंस डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि नहीं। आप ज़रा ये 4 मिनट की एक वीडियो में रख रहा हूँ, भारी पड़ेगी आपको लंबी, लेकिन अगर आप इसको गौर से सुनेंगे, ये बता रहा है क्लियरली कि क्या ख़तरा है ब्रिक्स का। अब अजीज़ दोस्तों, ये वीडियो शायद पिछली बार भी एक वीडियो का मैंने कहा था कि मैं लगा रहा हूँ, लेकिन जब मैंने अपलोड की वीडियो यूट्यूब पे तो यूट्यूब का लेटर आ गया कि भाई कॉपीराइट का मसला है, ये वीडियो नहीं चला सकते। तो मैंने वो वीडियो डिलीट करके वापस अपनी वीडियो अपलोड की थी। तो अगर ये वीडियो आपको सुनने में ना मिले तो मैं फिर ये है कि ट्विटर पे अब ये वीडियो लगा दूंगा। फेसबुक और इंस्टा पे तो वही कॉपीराइट के मसले आ जाते हैं, तो ट्विटर पे ये वीडियो मैं फिर लगा दूंगा। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर चल गई तो फिर वांदा नहीं है। The Chinese have built an alliance called the BRICS, B-R-I-C-S. You don't hear as much about it as you ought to. It started a few years ago, Brazil, Russia, India, China, and South Africa, 5 countries. A year and a half ago, 6 more joined. And 3 weeks ago, 13 more joined. The BRICS together is more than half the population of this planet. The United States is 4.5%, not 50% of this planet. The total output of goods and services in the BRICS is significantly larger already than the total output of the United States and its major allies known as the G7. The United States, Canada, Japan, Britain, France, Germany, and Italy. So now every country in the world, every company in the world is reassessing and redesigning its strategy for the future. And what do I mean? They're redesigning because the dominant player in the world of the last 70 years, the United States, isn't the dominant player anymore. There is a bigger player, richer player in the BRICS. Which means if you're going to build a railroad in your country, you don't just go to Washington or London or Paris. You may go to them, but you're going to ask them what offer they can make, and then you're going to compare it to what you can get from Beijing, New Delhi, and Sao Paulo. And in case after case, the choice is made to go with the BRICS, not the West. So what do I mean? I mean to tell you all that if you ask me to tell you what is the biggest reality we now have to face, it's the end of the American empire. What we inherited from the British, because they had the last empire before this one, is now over, and there is zero chance it's coming back. It ought to have been a central issue in the presidential election we just had. Instead, the 2 candidates and their parties worked overtime to practice denial. No such a thing. The war in Ukraine, just to take one of countless examples, will show you how costly this denial is. When the war begins in February of 2022, President Biden told us, along with all of his officials, Russia would be brought to its knees. The Russian currency, the ruble, would collapse. The entire West would side with Ukraine against the Russian invasion and would defeat the Russians. None of that happened.
Every part of that prediction proved false. Why? Because the way Russia was to be brought to its knees was by denying the market for Russian oil and gas, whose export the Russians depend on. It's a major industry for them. And they exported all of that energy to Western Europe. When the Western Europeans, under pressure from the United States, closed their markets to Russia, the expectation was that Russia would collapse. Instead, Russia went to its allies in the BRICS, above all China and India, and arranged to sell to them the oil and gas they no longer sold to the Europeans. As a result, Russia is growing faster this year than the United States, and it has grown at a faster rate than the United States throughout the war. You couldn't be more mistaken than this. That's what it means if you deny a reality. तो अजीज दोस्तों, ब्रिक्स जो है ना और चाइना, वो इसने आइडेंटिफाई किया है। दूसरा अजीज दोस्तों, ईरान को अमेरिका इज़राइल के लिए ख़तरा समझता है, अपने लिए तो नहीं। अमेरिका के लिए या यूरोप के लिए ईरान इतना बड़ा कोई ख़तरा नहीं है, इज़राइल के लिए बनता है। हालांकि इज़राइल को भी कोई बाल बेका नहीं कर सकता। तो यह है कि ईरान को अपने तरीके से पिछली बार भी इसने कोशिश की थी, इस बार ईरान का भी मसला, और ख़ास तौर पे अब जो डीप स्टेट चल रही है ना, ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप के देखें, अमेरिका के इलेक्शंस को समझने की ज़रूरत है कि इलेक्शन होते हैं 5 नवंबर को, ट्रांसफ़र ऑफ पावर होता है 20 जनवरी। 5 नवंबर से 20 जनवरी इतना फासला क्यों रखा गया है? नॉर्मली तो ये होता है कि इलेक्शन ख़त्म होते हैं, रिज़ल्ट अनाउंस होते हैं, दूसरे तीसरे दिन नई सरकार बन जाती है। ये इसलिए कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इम्पीरियलिस्टिक पावर है, और उस इम्पीरियलिस्टिक पावर को ट्रांसफ़र ऑफ पावर हर डिपार्टमेंट में टाइम लगता है। तो ये तो नहीं है कि 20 जनवरी को ही हम डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ चलेंगी। ऑलरेडी डीप स्टेट सरेंडर कर चुकी है, और कई चीज़ों में अब ट्रंप की टीम के साथ मिल के चीज़ों को चलाया जा रहा है। ऑल ऑफ ए सडन ये जो मिडिल ईस्ट में इज़राइल के सारे दुश्मन ख़त्म मिनटों में, मतलब मिनटों में से मतलब 1-1.5 साल के अंदर हमास ख़त्म, हिज़्बुल्लाह ख़त्म, सीरिया ख़त्म। सीरिया का जो जीतने वाला बागी है, जो टेररिस्ट है मोहम्मद अल जोलानी, वो कह रहा है कि हम इज़राइल से लड़ेंगे नहीं। इज़राइल सबसे ज़्यादा बमबारी कर रहा है अभी तक सीरिया में, कह रहे नहीं हमें तो इज़राइल से दोस्ती चाहिए। नेतन्याहू कह रहा है कि मुझे भी सीरिया से दोस्ती चाहिए, लेकिन मैं बॉम्बिंग करता रहूँगा। समझ रहे हैं आप? तो अचानक सीरिया में रातों रात, जैसे कि पिछले डोनाल्ड ट्रंप के ट्रिप में अफ़गानिस्तान का मसला तकरीबन उसने ख़त्म कर दिया था, तालिबान से नेगोशिएशन चल रहे थे, वो इलेक्शन को हराया गया इसको, लेकिन चूंकि मामला उस हद तक जा चुके थे कि बाइडन ने फिर तालिबान के हवाले अफ़गानिस्तान किया। इस बार डोनाल्ड ट्रंप के आने से 1 महीने पहले ये सीरिया का आखिरी जो मसला इस रीजन में रह गया था, लीबिया ख़त्म, इराक़ ख़त्म, सारे मसले हल हो गए थे। हमास ख़त्म, हिज़्बुल्लाह ख़त्म, हूतियों को तकरीबन बमबारी करके ख़त्म कर दिया। बचा कौन? सीरिया, वो भी ख़त्म। रशिया का इस इलाके से पूरा इन्फ्लुएंस ख़त्म। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इम्प्लीमेंट तकरीबन कर चुका है डोनाल्ड ट्रंप आने से पहले ही। डोनाल्ड ट्रंप का पीरियड जो है ना, वो अमेरिका का हिस्टोरिकल पीरियड होगा। और अगेन मैं आपके सामने 1-1.5 मिनट की वीडियो रखूँगा काश पटेल की, जिसमें वो बता रहा है कि ज़ेलेंस्की जो कि अमेरिकन डीप स्टेट का इतना बड़ा एजेंट था, उसको हम कैसे फारिग करेंगे। I've asked this Congress to investigate where has this money gone. The American people are owed that answer because it's our money. It's our taxpayer dollars. And there's a lot of really good reason to be concerned because, the Ukraine was known as a, place of corruption, a place for money laundering. Yeah. It's not like we sent $1 billion, as if that was even a small number to begin with, right? We've sent 100 times that to one country.
I don't know how this Congress is allowed to get away with it. And Zelensky is out there. He went on the world stage and said Russia fired a rocket into Poland, which would literally be an act of war. Well, it turned out that Russia fired no such rocket. It turned out that the rocket came from the Ukraine and was fired into Poland. And it was a mistake, basically. If Zelensky's going to go out there and beg the world for more money and come to the U.S. and sit in the well of our Congress and say, we want more money, and then call and demand the new Speaker of the House provide more and more money, and call Mitch McConnell and say, we need more and more machinery, he needs to be more prepared about global statements that bring us to the precipice of war than doing what he did last fall with this missile attack, or this missile launch, I should say. And we just can't have full faith and trust by giving a leader $100 billion and having him say, I'm not telling you where the money went. अजीज दोस्तों, ज़ेलेंस्की से याद आया कि अमेरिका की डीप स्टेट के 4 जो बड़े स्टूजीज इस वक्त नज़र आ रहे हैं वो हैं ज़ेलेंस्की, यूनुस, जस्टिन ट्रूडो, शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ को ज़बरदस्ती इमरान खान को हटा के लाया गया अमेरिका की विशेष पे। यूनुस को ज़बरदस्ती एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटा के लाया गया अमेरिका की डीप स्टेट की विशेष पे। ज़ेलेंस्की को ज़बरदस्ती रशिया से लड़ाया गया, और क्यों लड़ाया गया, उसको रशिया को उधर ऑक्यूपाई कर दिया 2 साल से, और इधर मिडल ईस्ट का सारा हिसाब किताब पूरा कर लिया कि रशिया इतनी बड़ी जंग में लगा हुआ था, $100 of billions लगाए थे यूरोप ने, अमेरिका ने रशिया यूक्रेन वार में। उसका नतीजा ये निकला कि रशिया उधर फंसा रहा, मिडल ईस्ट का सारा हिसाब किताब साफ कर दिया। और चाइना बड़ा सियाना है, चाइना कहता है हम दुनिया के किसी झगड़े में नहीं पड़ेंगे भाई, हम अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते रहेंगे। मैंने 2 हफ्ते पहले सुमित जैन जी की, चाइना से वो रहते हैं, वहाँ पे चाइना में रहते हैं, वहाँ से उनकी वीडियो लगाई थी। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चाइना कैसे आगे बढ़ रहा है। तो अजीज़ दोस्तों, ये सारे हिसाब किताब हैं, और ये है कि अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैं कनाडा का जस्टिन ट्रूडो वाला वाक़या और बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये अगली वीडियो में आपके सामने रखूँगा। फॉर द मोमेंट थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। ये आपके सामने जो पेमेंट ऑप्शंस रखे हैं, पेपाल है, पैट्रियन है, गो फंड है और UPI है। अगर आप समझते हैं कि हमारा प्रोग्राम अच्छा है तो काइंडली सपोर्ट अस। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।